चैप्टर 141 की शुरुआत होती है जहां हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब शिनोबू की बहन काने मरने वाली थी। काने मरते हुए शिनोबू को डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़कर एक सीधी सिंपल लाइफ जीने के लिए कहती है, पर शिनोबू गुस्से में मना कर देती है और उससे पूछती है कि ये उसका हाल किस डीमन ने किया। काने मरते हुए शिनोबू को बता देती है कि उस डीमन के सिर पर खून के धब्बे थे। यहाँ प्रेजेंट में डोमा शिनोबू को खुद का इंट्रोडक्शन देता है और बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बात करता है। डोमा के आसपास बहुत सारी लड़कियां मरी पड़ी थी, पर उनमें से एक लड़की जिंदा थी जो शिनोबू से मदद मांगती है। डोमा उसे शांत रहने के लिए कहता है और उस पर अटैक कर देता है, पर शिनोबू बड़े ही तेजी से उसे वहां से हटा लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, और तभी उस लड़की के कई टुकड़े हो जाते हैं। शिनोबू ये देखकर चौंक जाती है। शिनोबू जब डोमा के वेपन्स को देखती है तो उसे याद आता है कि उसकी बहन ने कहा था कि जिस डीमन ने मुझे मारा है वो पेयर ऑफ शार्प फैंस का यूज करता है। शिनोबू समझ जाती है कि यही वो डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा है। डोमा कहता है, मैं हूँ इटर्नल पैराडाइज कल्ट का फाउंडर, जिसका काम लोगों को और खुद को खुश रखना है। ये सुनकर शिनोबू उससे कहती है, लोगों को खुश रखना, पागल मत बनो। वो लड़की दर्द से चिल्ला रही थी। इस पर डोमा कहता है, तभी तो मैंने उसे बचाया। वो कहता है अब उसे कोई दर्द नहीं हो रहा, ना अब उसे किसी चीज का डर है। डोमा कहता है, सबको मरने का डर होता है, इसलिए मैं उन्हें खा जाता हूँ जिससे वो मेरे साथ हमेशा जिंदा रहते हैं। शिनोबू डोमा की ये सब बातें सुनकर चिढ़ने लगती है और गुस्से में आ जाती है। डोमा समझ जाता है कि शिनोबू अपने मन में कोई बात छुपाई हुई है। वो उससे उस बात को कहने के लिए कहता है। शिनोबू फुल गुस्से में कहती है, तुम ही हो जिसने मेरी बहन को मारा था, और उसे अपनी ड्रेस दिखाकर पूछती है, क्या तुम्हें वो याद नहीं। डोमा को भी काने याद आ जाती है और कहता है, वो बहुत प्यारी और सुंदर लड़की थी, मैं उसे सूरज की रोशनी की वजह से खा नहीं पाया, मैं उसे खाना चाहता था। तभी शिनोबू डोमा की एक आंख में अपनी तलवार स्टैब कर देती है। डोमा भी शिनोबू पर ब्लड डीमन टेक्निक लोटस आइज यूज करता है, जिससे शिनोबू थोड़ी घायल हो जाती है। डोमा के इस अटैक से वहाँ की हवा इतनी ठंडी हो जाती है किसी के भी फेफड़ों को जमा सकती है। डोमा शिनोबू से कहता है, डीमंस को स्टैब करके नहीं मारा जा सकता, बल्कि उनकी गर्दन काटनी होती है। शिनोबू कहती है, भले ही मैं स्टैब करके नहीं मार पाऊंगी, पर मेरे पॉइजन के बारे में क्या ख्याल है। तभी डोमा का चेहरा पॉइजन की वजह से खराब होने लगता है, उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। डोमा यहाँ डीमंस की एक एबिलिटी को भी रिवील कर देता है। वो कहता है, ये पॉइजन उस पॉइजन से ज्यादा ताकतवर है जो तुमने रुई के माउंटेन पर इस्तेमाल किया था। यानी डीमंस दूसरा डीमन क्या कर रहा है देख सकते हैं। यहाँ ये एबिलिटी सिर्फ अपर मून्स और मुजान के पास होती होगी। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि शिनोबू डबल एज सॉर्ड का इस्तेमाल करती है, मतलब वो अपनी सॉर्ड पर एक और स्मॉल शार्प सॉर्ड लगाती है जिसमें पॉइजन स्टोर होता है। थोड़ी ही देर बाद डोमा शिनोबू के पॉइजन को डिकम्पोज कर देता है। डोमा भी समझ जाता है कि शिनोबू अपनी सॉर्ड में पॉइजन कहाँ मिक्स करती है। डोमा को शिनोबू के इस पॉइजन अटैक से अच्छा लगता है और उससे पूछता है कि क्या उसका अगला पॉइजन काम करेगा। शिनोबू भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अब चैप्टर 142 की शुरुआत होती है जहाँ में डोमा की बैक स्टोरी बताई जाती है। डोमा की आंख बचपन से ही रेनबो कलर की थी, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे एक स्पेशल चाइल्ड मानते थे और सोचते थे कि डोमा गॉड की आवाज सुन सकता है। इसके बाद डोमा के पेरेंट्स ये पैराडाइज कल्ट स्थापित करते हैं और सब लोगों को इसके बारे में बताते हैं, पर डोमा को गॉड की आवाज नहीं आती थी। कई लोग इनके कल्ट में आते थे और आकर डोमा को अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपने गुनाह बताते थे, फिर डोमा से एडवाइस मांगते थे। डोमा की उम्र उस वक्त काफी कम थी। वो लोगों की ऐसी बातें सुनकर रोने लगता था और उस वक्त से वो ये सोचने लगता है कि गॉड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। लोग मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं बल्कि यही रह जाते हैं। फिर जितने भी लोग उसके कल्ट में आते उन्हें डोमा मार देता था। यहाँ प्रेजेंट में शिनोबू डोमा पर 5 बार अपनी पॉइजन से हमला करती है, पर डोमा पर इसका कुछ असर नहीं होता और हर अटैक के साथ पॉइजन का इफेक्ट कम होता जा रहा था। शिनोबू भी थकने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि अपर मून को हराना आसान नहीं है। डोमा अपने ब्लड को फ्रीज करके हवा में फैला देता है, जिससे शिनोबू के लिए सांस लेना डेंजरस हो जाता है। शिनोबू अब एक ही टाइम पर डोमा पे मल्टीपल बो से पॉइजन डालने की कोशिश करती है। वो ये करने के लिए ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट का डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई अटैक यूज करती है। शिनोबू का ये अटैक डोमा को लग भी जाता है। डोमा शिनोबू की तारीफ करता है और कहता है, वो आज तक जितने भी हशीरात से मिला है उनमें से तुम सबसे तेज हो। पर तभी शिनोबू का ब्लड निकलने लगता है। वो समझ जाती है कि जब उसने डोमा पर हमला किया तब डोमा ने भी उस पर अटैक कर दिया था, पर वो काफी तेज हमला था जिसकी वजह से शिनोबू को वो अटैक दिखा ही नहीं। डोमा का ये अटैक इतना घातक होता है कि शिनोबू वहीं गिर जाती है। डोमा शिनोबू से ये बात फिर कहता है कि उसे उसका सिर काटना चाहिए। फिर उसका मजाक बनाने लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि वो काफी छोटी है। शिनोबू ये सुनकर अपने आप को कोसने लगती है कि वो इतनी छोटी क्यों है। वो ये सोचने लगती है कि अगर वो बड़ी होती तो उसे एडवांटेज होता। तभी उसे उसके सामने काने दिखने लगती है जो उसे खड़े होने के लिए कहती है। पर शिनोबू की हालत बहुत खराब थी। उसके मुंह में से खून निकल रहा था, लंग्स जम चुके थे और सांस लेना तो उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। काने शिनोबू को फुल मोटिवेट करती
करती है ताकि वो खड़ी हो सके। डोमा भी शिनोबू के 2 टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी शिनोबू खड़ी हो जाती है। डोमा ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और शिनोबू को हार मानने के लिए कहता है। शिनोबू डोमा की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी गर्दन में पॉइजन इंजेक्ट करने का प्लान करती है। इसके लिए वो ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट का डांस ऑफ द सेंटीपाइड अटैक यूज करती है और बड़े ही तेजी से डोमा पर अटैक कर देती है। डोमा भी शिनोबू पर अटैक करता है पर शिनोबू अब बहुत तेज हो गई थी। वो नीचे झुककर डोमा के अटैक से बच जाती है, फिर नीचे से उसकी गर्दन में अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है। डोमा इस अटैक से बचने की कोशिश करता है पर शिनोबू स्वॉर्ड को उसकी गर्दन में घुसा देती है और ऊपर दीवार में टांग देती है। अब चैप्टर 143 की शुरुआत होती है शिनोबू और काने की पास्ट लाइफ से, जहाँ वो दोनों छोटी बच्ची थी। उनके माता पिता और वो दोनों काफी खुशी से रहते थे, पर एक दिन एक डीमन आकर उनके माता पिता को मार देता है। उन दोनों की जान ग्योमी आकर बचाता है। वो उस वक्त एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और लोगों की जान बचाएंगे। यहाँ प्रेजेंट में शिनोबू सोचती है अगर वो इस अपर मून के डीमन को हरा देगी तो वो हजारों लोगों की जान बचा सकती है। तभी शिनोबू नीचे गिरने लगती है और गिरते हुए उसे तांजीरो, उसके माता पिता, उसकी बहन, उसके सारे सक्सेसर, ओई और वो तीनों नटखट लड़कियां याद आती हैं और सोचती है कि अगर डीमंस इनके रिलेटिव्स नहीं मारता तो ये अपनी लाइफ में सुकून से जी रहे होते। तभी शिनोबू देखती है कि डोमा को इस पॉइजन से भी कुछ नहीं होता। शिनोबू नीचे ब्रिज से टकराने ही वाली थी, तभी डोमा उसे पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचकर उसे गले लगाकर रोने लगता है। फिर उसकी तारीफ और बेइज्जती साथ में करने लगता है कि तुम काफी हार्ड वर्किंग हो, तुमने काफी अच्छी टक्कर दी मुझे, पर तुम अपनी सिस्टर से काफी कमजोर हो। फिर शिनोबू को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी यहाँ कनाओ आ जाती है। कनाओ शिनोबू को बचाने के लिए डोमा पर हमला करती है। वो ब्रीथ ऑफ द फ्लावर की 4th फॉर्म यूज करती है और बड़े ही तेजी से डोमा पर अटैक करती है, पर डोमा कनाओ से बहुत तेज था। कनाओ को पता भी नहीं पड़ता कि डोमा ऊपर से गायब होकर नीचे कब पहुंचा। नीचे आकर डोमा शिनोबू को अपने अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर कनाओ के होश उड़ जाते हैं। यहाँ ज़ेनित्सु जिस बंदे को ढूंढ रहा था वो उसे मिल जाता है, जो उसका सीनियर काइगाकू होता है, पर अब वो अपर मून 6 डीमन बन चुका था। अब चैप्टर 144 की शुरुआत होती है जहाँ तांजीरो और ग्यू मुजान की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ एक कासुगाई क्रो आकर सबको बता देता है कि शिनोबू अपर मून 2 से लड़ते हुए मारी गई। ये सुनकर तांजीरो रोने लगता है। यहाँ इस क्रो पर यूशिरो का पेपर या कहीं टैग लगा होता है जिसे आइस कहते हैं। इन आइस की बदौलत यहाँ बार मास्टर का बड़ा बेटा किरिया और 2 बेटी कुना और कनाता सब कुछ देख पा रही थी कि इन्फिनिटी कासल के अंदर क्या क्या हो रहा है। मास्टर के मरते ही उनका बड़ा बेटा किरिया डीमन स्लेयर कॉर्प का हेड बन जाता है और मुजान को मारने के लिए फुल स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। उसकी उम्र अभी सिर्फ 8 साल की है, फिर भी वो खुद को और अपनी बहन के आंसुओं को रोककर मुजान को मारने के लिए प्लान बनाता है और सभी लोगों को गाइड करता है। वो अपनी बहन से कहता है क्रोज की मदद से सब लोगों को ये आइस दे दो जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाए। यहाँ काइगाकू ज़ेनित्सु की बेइज्जती करने लगता है कि ज़ेनित्सु अभी भी तुम कमजोर हो। ज़ेनित्सु काइगाकू से पूछता है कि वो डीमन क्यों बना। ज़ेनित्सु काइगाकू को थंडर ब्रीथिंग का अगला सक्सेसर मानता था, पर काइगाकू अब डीमन है। यहाँ ज़ेनित्सु काइगाकू को बड़े ही गुस्से में बताता है कि उसके डीमन बनने के बाद ग्रैम्प्स ने खुद को मार डाला है। ये सब बातें ज़ेनित्सु को उस लेटर से पता पड़ी थी जो उसकी स्पैरो लाई थी। ग्रैम्प्स ने खुद को बड़े ही दर्दनाक मौत दी थी। उन्होंने पहले खुद के पेट को चीरा, उसके बाद प्रथा के अनुसार तो वहाँ पर जो भी दूसरा इंसान होता है वो उस पहले घायल इंसान का गला काट देता है, पर ग्रैम्प्स अकेले ही होते हैं। वो खुद को तड़पा तड़पा कर मार देते हैं क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनका एक स्टूडेंट डीमन बन गया है। पर काइगाकू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है मैं उन लोगों के साथ रहूंगा जो मेरी वैल्यू करते हैं। काइगाकू ग्रैम्प्स को इसलिए भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो काफी मेहनत करता था, फिर भी ग्रैम्प्स ने उसे सक्सेसर का टाइटल नहीं दिया था। ग्रैम्प्स चाहते थे कि काइगाकू और ज़ेनित्सु दोनों उनके सक्सेसर बने और यही बात काइगाकू को अच्छी नहीं लगती। काइगाकू ग्रैम्प्स को बूढ़ा कहता है जिसे सुनकर ज़ेनित्सु को और गुस्सा आ जाता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ज़ेनित्सु थंडर ब्रीथिंग की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकता है और काइगाकू फर्स्ट ब्रीथिंग को छोड़कर बाकी 5 फॉर्म का यूज कर सकता है। ज़ेनित्सु गुस्से में कहता है अगर मैं गंदगी हूँ तो तुम कचरा हो। हम दोनों ही ग्रैम्प्स के सक्सेसर बनने के लायक नहीं थे। ये सुनकर काइगाकू को गुस्सा आ जाता है और ज़ेनित्सु पर थंडर ब्रीथिंग की 4th फॉर्म डिस्टेंट थंडर से अटैक करने जाता है और उससे पहले ही ज़ेनित्सु उसका गला थोड़ा सा काट देता है। काइगाकू तो ये देखकर दंग रह जाता है कि ज़ेनित्सु की स्पीड इतनी तेज कैसी हो गई, पहले तो ये ऐसा नहीं था। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। शिनोबू की डेथ वैसे काफी जल्दी हो गई जो कि काफी सैड मूवमेंट था। अब स्टोरी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी तो रूमाल लेकर बैठा करो क्योंकि अब सारी सैड स्टोरी और हशीरास की डेथ आने वाली है। कमेंट्स में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हाँ ये कमेंट मत करा करो कि ये सीजन 2 है, 3 है, 4 नहीं है। भाई सीजन 4 अभी आया नहीं है तो मैं क्लिप सीजन 1, 2, 3 से
से ले लेता हूँ, पर एक्सप्लेनेशन सीजन 4 की होती है। होपफुली तुम समझ गए होंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।